भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके सबसे बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी घेरे में हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है और आरोप छोटे मोटे नहीं हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ था बल्कि बाद में उस कर्ज को ट्रांसफर करवाना भी कानून की नजर में गुनाह बन गया। लेकिन ये सिर्फ कर्ज और माफी की बात नहीं है। चार्जशीट में सबसे बड़ा आरोप यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों के दान से बना नेशनल हेराल्ड, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत अब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इस प्रॉपर्टी को गांधी परिवार ने गैर कानूनी तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की साजिश रची। लेकिन 2010 में जिस यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए इस साजिश को अंजाम दिए जाने का आरोप लगता है, वो तो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। उसके निदेशक तो तनख्वाह लेते नहीं, कोई फिजिकल एसेट मूव हुए नहीं। फिर फ्रॉड हुआ क्या है? क्या कुछ ठोस है भी, या फिर नेशनल हेराल्ड का मामला भी केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा है? अच्छा, ईडी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस द्वारा नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए किया गया, जैसे कि फर्जी डोनेशन दिखाकर 18 करोड़ रुपए जुटाए गए, एडवांस किराए के नाम पर 38 करोड़ रुपए, फर्जी विज्ञापनों के जरिए 29 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया। ये पूरा मामला जितना पेचीदा है उतना ही राजनीतिक रूप से विस्फोटक भी। इसमें इतिहास है, राजनीति है, मीडिया है और पावर पॉलिटिक्स की पूरी स्क्रिप्ट है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि क्या सच में गांधी परिवार ने एक अखबार के नाम पर स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को अपनी निजी मिल्कियत बनाने की साजिश रची? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इसी सवाल की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 1930 का दशक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक उफान भरा दौर था। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर रही थी और जन आंदोलनों की लहर पूरे देश में फैल रही थी। उस वक्त नेहरू को लगा कि सिर्फ सड़कों पर लड़ना काफी नहीं, लोगों के दिमाग में भी आजादी का जज्बा जगाना होगा। अंग्रेजी अखबार सच को छिपा रहे थे, तो नेहरू ने सोचा एक ऐसा अखबार चाहिए जो अंग्रेजी में हो लेकिन आजादी की बात को जोर शोर से उठाए। बस यहीं से 1938 में लखनऊ में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू हुआ। इसका पहला अंक 9 सितंबर 1938 को छपा और इसे चलाया एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल ने, जो 1937 में बनी थी। एजेएल कोई आम कंपनी नहीं थी, आजादी की लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक थी। इसे बनाने में करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, जिससे ये कंपनी देश की एकता की मिसाल बन गई। नेशनल हेराल्ड के साथ साथ एजेएल ने हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार भी निकाले, ताकि हर भाषा और हर इलाके के लोग आजादी की आवाज सुन सके। शुरू में इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था, लेकिन जल्दी ही दिल्ली में भी इसे अपनी जड़ें जमा ली। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड हाउस बना, जो इसका मुख्य दफ्तर था। और बाद में इस कहानी का एक बड़ा विवाद। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजों के खिलाफ लिखता और कांग्रेस के सबको साथ लेकर चलने वाले समाजवादी आइडियाज को बढ़ावा देता। इसके लेख अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों को आड़े हाथों लेते थे। इस अखबार ने गांधी जी के आंदोलनों को भी जमकर कवर किया और लोगों को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके लेख लोगों से कहते थे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करो, अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करो। ये गांधी जी के स्वदेशी आइडिया और नेहरू के आत्मनिर्भर भारत के सपने को दिखाता था, छापता था। साथ ही ये अखबार समाज में बदलाव की बात भी करता था। छुआछूत, औरतों के हक और पढ़ाई लिखाई जैसे मुद्दों पर लिखता था, जो नेहरू के नए और सबको बराबर मानने वाले भारत के ख्वाब को बयान करता था। इसने औरतों की पढ़ाई और उनकी सियासत में हिस्सेदारी पर कई लेख छापे, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा कदम था। नेशनल हेराल्ड उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां भी छापता था जिन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। उनके कुर्बानियों को पढ़कर लोग और जोश में आ जाते। अखबार के पहले एडिटर के रामराव ने नेहरू के साथ मिलकर इस अखबार को आजादी की लड़ाई का एक हथियार बना दिया। नेहरू खुद भी कभी कभी इसमें लिखते थे। उनके लेख देश के भविष्य, अंग्रेजों के जुल्म और दुनिया की सियासत पर होते थे। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नेशनल हेराल्ड ने अंग्रेजों की खूब आलोचना की, खासकर इस बात पर कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। इस तरह यह अखबार केवल खबरें नहीं देता था, बल्कि आजादी की लड़ाई को दिमागों में जिंदा रखता था। 1947 में देश को आजादी मिली।
आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड, जो कभी आजादी की लड़ाई का बड़ा हथियार था, धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। 1950 और 60 के दशक में जब भारत में अखबारों की दुनिया तेजी से बदली, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबार मॉडर्न स्टाइल और बड़े नेटवर्क के साथ छा गए। नेशनल हेराल्ड, जो ज्यादातर कांग्रेस की सोच को बढ़ावा देता था, इनके सामने टिक नहीं पाया। लोग इसे कम पढ़ने लगे और विज्ञापनों से कमाई घट गई। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल, जो इस अखबार को चलाती थी, पैसे की तंगी में फंस गई। कर्मचारियों की सैलरी, छपाई का खर्च और दफ्तरों का मेंटेनेंस सब एजेएल के लिए भारी पड़ रहा था। 1970 के दशक तक नेशनल हेराल्ड, हिंदी का नवजीवन और उर्दू का कौमी आवाज सब गहरे फाइनेंशियल बोझ में दब गए। एजेएल पर कर्ज का ढेर लग गया और अखबार चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। फिर भी एजेएल की प्रॉपर्टीज जैसे दिल्ली का हेराल्ड हाउस, लखनऊ का नेहरू भवन और मुंबई भोपाल में बिल्डिंग्स इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये प्रॉपर्टीज, जो स्वतंत्रता सेनानियों के पैसों से बनी थी, वक्त के साथ अरबों रुपए की हो गई। लेकिन इन्हें बेचकर या बिजनेस में इस्तेमाल करके अखबार को बचाना मुमकिन था नहीं, क्योंकि ये देश की धरोहर थी और इन पर कानूनी और नैतिक पेंच थे। 1980 और 90 के दशक में एजेएल ने कई बार नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। टीवी न्यूज के उद्भव के कारण अखबारों पर बढ़ते प्रेशर ने हालात को और बिगाड़ दिया। आखिरकार 2008 में एजेएल ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज को पूरी तरह बंद कर दिया। ये एक ऐसे अखबार का दुखद अंत था जो कभी आजादी की आवाज था। अब एजेएल सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से जिंदा थी, लेकिन कर्ज का बोझ था और कोई ठोस प्लान था नहीं। इन सब घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस, जो एजेएल से पुराना नाता रखती थी, उसने एजेएल को लगभग 90 करोड़ का कर्ज दिया। मकसद था कि एजेएल अपने कर्ज सुलझाए और शायद नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू करे। यह पैसा कांग्रेस के अपने फंड से था और इसमें कोई ब्याज नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया लगभग 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज भी एजेएल को वित्तीय संकट से उबारने में नाकाम रहा। कंपनी की स्थिति अनिश्चित बनी रही। साथ ही कांग्रेस एजेएल से अपना कर्ज वापस लेने में भी नाकामयाब रही। फिर आता है साल 2010। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने मिलकर यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नामक एक नई कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का गठन एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया, जिसका घोषित उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संयुक्त रूप से 76% हिस्सेदारी थी, जिसमें प्रत्येक के पास 38% शेयर थे। शेष 24% शेयर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। दिसंबर 2010 में कांग्रेस पार्टी ने एजेएल पर अपने 90 करोड़ रुपए के कर्ज को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। बदले में यंग इंडियन कंपनी से 50 लाख रुपए लिए, यानी अब एजेएल से कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी YIL के पास थी। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एजेएल से यह कर्ज वसूलने का जिम्मा अपने सर ले तो लिया, लेकिन कर्ज वसूल नहीं पाई। फरवरी 2011 में एजेएल ने एक असाधारण आम बैठक आयोजित की और ऋण के बदले YIL को 90.21 करोड़ मूल्य के नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके फलस्वरूप YIL ने एजेएल की 99% हिस्सेदारी हासिल की, जिससे एजेएल प्रभावी रूप से YIL की सहायक कंपनी बन गई। आसान भाषा में समझिए, कांग्रेस ने एजेएल को चलाए रखने के लिए लगभग 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया। एजेएल लोन चुकाने में असमर्थ थी। 2008 में अखबारों की प्रिंटिंग बंद करनी पड़ी। कांग्रेस ने फैसला किया डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्जन का। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना YIL। कांग्रेस ने अपना लोन YIL को दे दिया। YIL को कर्ज अमाउंट के बदले एजेएल में 99% की हिस्सेदारी मिली और एजेएल की बैलेंस शीट से 90 करोड़ 21 लाख रुपयों के कर्ज का कॉलम खत्म हुआ। भौतिक रूप से किसी एसेट का कोई ट्रांसफर हुआ नहीं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास YIL के 38% शेयर हैं, जबकि मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास 12% YIL क्योंकि एक NPO है, शेयर होल्डर्स के साथ मुनाफे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। अब जब मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, फिजिकल एसेट का कोई ट्रांसफर हुआ नहीं, तो फ्रॉड कैसा? कर्ज को इक्विटी में बदलना एक आम बात है और कई बार सरकार भी ये कदम उठाती है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास एजेएल के 99% शेयर तो थे, लेकिन इस प्रक्रिया में एजेएल की संपत्तियां भौतिक रूप से यंग इंडियन को ट्रांसफर नहीं हुई। कांग्रेस ने इसे एक वैध और पारदर्शी प्रक्रिया बताया, जिसका उद्देश्य एजेएल को रिवाइव करना और नेशनल हेराल्ड की विरासत को बचाना था।
शुरुआत में ये लेन देन विवादास्पद नहीं था। सवाल इस पर बाद में उठे थे जब साल 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। स्वामी ने तर्क दिया कि 50 लाख रुपयों में कई हजार करोड़ रुपयों की संपत्ति वाली कंपनी के 99% शेयर हासिल करना आर्थिक रूप से असंभव है, इसलिए ये लेन देन मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। स्वामी ने एक और बड़ा इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का लगभग 90 करोड़ का कर्ज गलत था, क्योंकि कोई सियासी पार्टी बिजनेस के लिए पैसा उधार नहीं दे सकती। उनके हिसाब से इस कर्ज को माफ करना और यंग इंडियन को सौंप देना एक चाल थी, जिससे गांधी परिवार एजेएल की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर सके। स्वामी की इस शिकायत ने नेशनल हेराल्ड मामले को सवालों के घेरे में ला दिया। हालांकि उस वक्त ईडी ने इस मामले में टांग नहीं अड़ाई, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई तो मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। स्वामी की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जून 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा को नोटिस भेजा। हालांकि साल 2015 में इनको इस मामले में जमानत मिल गई, लेकिन ईडी सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत को आधार बनाकर यंग इंडियन और एजेएल के इस सौदे को मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के नीचे ले आई। ईडी का कहना था कि कांग्रेस का एजेएल को दिया 90 करोड़ का कर्ज, यंग इंडियन का एजेएल के शेयर लेना और कर्ज माफ करना, ये सब एक चाल थी जिससे एजेएल के कीमती प्रॉपर्टीज यंग इंडियन के कब्जे में चली जाए। साल 2019 तक आते आते ईडी ने एजेएल की संपत्ति को कुर्क करना शुरू किया। साल 2019 में 64 करोड़ की प्रॉपर्टीज को हमेशा के लिए कुर्क किया गया। इसके बाद साल 2022 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की। अगले साल 2023 में फिर से ईडी ने एजेएल के 90 करोड़ के शेयर्स कुर्क किए। इसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस, लखनऊ का नेहरू भवन और मुंबई भोपाल की बिल्डिंग शामिल थी। कांग्रेस ने इस बार कहा कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज स्वतंत्रता सेनानियों की निशानी है और इन्हें कुर्क करना देश का अपमान। अब इस केस में ताजा अपडेट ये है कि 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। साथ ही एजेएल की 661 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का नोटिस भी जारी किया है। ईडी की चार्जशीट में आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एजेएल की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को हथियाने की साजिश रची गई। लेकिन सवाल ये है कि जब एजेएल की संपत्तियों का यंग इंडियन के नाम पर भौतिक ट्रांसफर हुआ ही नहीं तो संपत्ति हथियाने की साजिश कैसी? और जब यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लाभ नहीं पहुंचा सकती, कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट हासिल करे लेकिन शेयर होल्डर्स को लाभ जीरो ही रहेगा, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? तो ये थी नेशनल हेराल्ड की कहानी। एक अखबार जो कभी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही था और आज एक कानूनी प्रक्रियाओं के केंद्र में है। इसमें इतिहास भी है, राजनीति भी और कानून का जटिल रास्ता भी। ये केस अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और जब तक अंतिम फैसला न आए किसी को दोषी या निर्दोष कहना जल्दबाजी होगा। हमारा मकसद सिर्फ उस कहानी को सामने लाना था उस नज़र से जिससे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस पूरे मामले में आपकी सोच क्या है, राय क्या है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।